Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, आज का ये वीडियो होने वाला है आपका रिविजन वीडियो लेक्चर for economics semester 6 in which I'm going to cover all the four modules. Module number 1, module number 2, module number 3, module number 4. 4 वीडियो लेक्चर्स आपके क्विक रिवीजन के लिए आ जाएंगे आपको वन बाय वन हम ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स को देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आपको इन्फॉर्म भी किया है हमारे प्लेलिस्ट के बारे में, जहां पर हमने 20 एपिसोड्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 6 कवर करने की कोशिश की है। यस दोस्तों, पूरा का पूरा तो नहीं है बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैंने ऐड कर रखा है, जिसे एटलीस्ट पढ़कर आप आराम से पास कर सकते हैं। सिर्फ पास ही नहीं, आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वहां पर एडेड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 20 एपिसोड्स में ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी मॉडल से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है उसको मेंशन किया, अच्छी तरीके से फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाने की कोशिश की है। सो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे, हमारा सबसे पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो होगा आपका क्विक रिवीजन लेक्चर फॉर मॉडल नंबर 1। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार छोटा सा मैं आपको रिव्यू करवाना चाहती हूँ अबाउट आवर पेपर पैटर्न। 100 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं दोस्तों, जहां पर ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के पूछने के चांसेस है। 12 दिए जाएंगे, 10 आपने अटेम्प्ट करना है और मेरी एडवाइस होगी कि पूरे के पूरे 12 अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जहां पर आप देखेंगे आपको फुल लेंथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 4, जहां पर 15-15 मार्क्स का वेटेज बनता है। मतलब आपको बेसिकली दे विल आस्क यू अबाउट 3 questions in which from out of them you have to attempt any 2. Okay, then you will get 15 marks. ठीक है, एंड लास्ट जो होता है ना दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको 2 थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को भी। ठीक है, आपको एक शॉर्टकट बताती चलूं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली मॉडल नंबर 1 से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली मॉडल नंबर 2 से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मॉडल नंबर 3 से पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल नंबर 4 से पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ना, ये मिक्सचर ऑफ ऑल होता है दोस्तों, ये हर तरीके के मॉडल से क्वेश्चन उठाकर आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो आई होप आपका जो पेपर पैटर्न का जो मसला है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं वो भी बोर्ड का, तो सबसे पहले जो क्लियरेंस होना चाहिए ना आपके लिए, वो होना चाहिए आपका पेपर पैटर्न का। ठीक है दोस्तों, सो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, लेकिन मैं आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू लेके जाना चाहूंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर 1 के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला पढ़ लेते हैं, रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट का जो रिगार्डिंग थ्योरी दिया गया ना उसको देखेंगे। सो मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि डेविड रिकार्डियो ने हम लोगों को रिगार्डिंग थ्योरी दी दोस्तों। इसमें हम लोग बात किस पर करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, पूरा बताने के लिए पूरा वीडियो जानना है सो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस क्वेश्चन के पूछने के तरीके क्या है, लेकिन आस्क यू अबाउट एक्सप्लेन अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, लेकिन आस्क यू अबाउट एक्सप्लेन डीपली अबाउट द थ्योरी ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेविड रिकार्डियो। सो आपको ये लिखना है। ठीक है, या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लिखने को भी बोला जा सकता है। सो ये थ्योरी क्या होता है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये थ्योरी दी किसने है, डेविड रिकार्डियो ने दी है। इस थ्योरी का बेस क्या है, सो इस थ्योरी का बेस इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट इज द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी, जहां पर हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके मैंने यहाँ पर आपको जो है इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस बताए थे। 2 कंट्री आपको मानकर चलना है, 2 कंट्री 2 कमोडिटी आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो जब 2 कंट्री आपस में 2 अलग अलग कमोडिटीज ले या दे रही है, एक्सचेंज कर रही है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दोनों कंट्री देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट बनाने में आपको जो है कम खर्चा लग रहा है और आपको एडवांटेज ज्यादा है। कॉस्ट कम लगेगा, आप उसी चीज को बनाएंगे और बेचेंगे और कमाएंगे, और जिसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा उस चीज को आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ये बेस है आपके रिकार्डियन थ्योरी का। ठीक है दोस्तों, थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर अजम्पशंस बताए थे आपको। डबल टू थ्योरी, दैट मीन्स 2 कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड 2 कमोडिटीज इन्वॉल्वमेंट इज हियर। परफेक्ट कंपटीशन होता है, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली लेबर, कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा आपने मानकर चलना है। इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग, लेबर जो है होमोजेनस होंगी, फ्री ट्रेड होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर होगा, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम, 2 कंट्रीज के बीच में बार्टर सिस्टम होगा, मतलब एक गुड्स बेचा जाएगा दूसरा खरीदा जाएगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट मानकर चलना है। सो थ्योरी जब भी आप कंपैरेटिव कॉस्ट लिखे या आगे एक एक्चुअल थ्योरी है, जो भी पूछा जाए दोस्तों आपको, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए that you have to write introductory part, then you have to write the assumption, and after the
ठीक है दोस्तों, सो आफ्टर द अजम्पशन व्हाट यू हैव टू राइट, आपको डायरेक्टली क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अजम्पशन को थोड़ा सा आप अपने लफ्ज वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे, देन आप बनाएंगे ये टेबल। टेबल में जैसे मैंने दो कंट्रीज दिखा दी, इंग्लैंड एंड पोर्चुगल, क्योंकि थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू कंट्रीज एंड ऑल्सो टू कमोडिटीज। सो वाइन एंड क्लॉथ दिखाया, यहाँ पे देखना है आपको इंग्लैंड एंड पोर्चुगल। इस वीडियो को मैंने फुल फ्लैज अपलोड किया है दोस्तों, डीपली वहां से सीख लीजिएगा। 120 लेबर आवर्स लगता है वाइन प्रोडक्शन करने के लिए इंग्लैंड को, और 100 लेबर आवर लगता है क्लॉथ के लिए। सो इंग्लैंड विल प्रोड्यूस cloth and exported. As it is, Portugal has an absolute advantage in the production of both the commodities like wine and cloth. So 80 labor and 90 labor, मतलब इंग्लैंड के कंपैरिजन में दोनों ही प्रोडक्ट बनाने के लिए पोर्चुगल को जो है कम कॉस्ट लग रहा है। देन टू अगर दोनों आपस में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, सो दोनों देखेंगे किसको किस चीज में कॉस्ट कम लग रहा है। सो पोर्चुगल को वाइन बनाने में कॉस्ट कम लग रहा है, तो पोर्चुगल विल प्रोड्यूस वाइन एंड एक्सपोर्टेड, एंड एज इट इज इंग्लैंड विल प्रोड्यूस क्लॉथ एंड एक्सपोर्टेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर लेटर ऑन व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम बहुत ही सिंपली मैंने बताया था, ईजी जो है इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है दोस्तों, और पीएल जो है पोर्चुगल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। बस यहाँ पर आपको दिखाना है कि क्या चीज कितना कवरेज है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको डायग्राम को बता देना है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक रिविजन किया हमारे रिकार्डियन थियरी का। अब इसके बाद अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा दूसरा थियरी है हेक्सर-ऑलन थियरी, जिसमें ये लोग अबंडेंस या इंटेंसिटी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम दोनों के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसकी ये मेरी जो है हैंडी खुद की एक बुक है, जो मैंने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के लिए बनाया है, 6 के लिए, 5th के लिए भी है, तो ठीक है, आप ये भी रेफर कर सकते हैं। हेक्सर-ऑलन थियरी इज अगेन नथिंग बट द अपडेटेड वर्जन ऑफ द रिकार्डियन थियरी। इसे दो इकोनॉमिस्ट ने मिलकर बनाया, हेक्सर एंड ओलेन ने। ठीक है, इसलिए इस थियरी का नाम एचओ पड़ा हुआ है। अब ये थियरी और रिकार्डियन थियरी में डिफरेंस क्या है? रिकार्डियन थियरी जो कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए कहती है, और जबकि हेक्सर-ऑलन थियरी जो है अबंडेंस और स्कैर्सिटी पे फोकस करता है कि किस कंट्री के पास कौन सी चीज ज्यादा है और चीप है, वो बनाए और बेचे, और कौन सी चीज स्केयर है, स्कैर्सिटी है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो बाहर से खरीद ले। दिस इज जस्ट द बेस ऑफ द हेक्सर-ऑलन थियरी दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन किया है, वीडियो लेक्चर में डीपली बताया है। अगेन दिस थियरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। इसके अजम्पशन में जब सिर्फ ट्रिपल टू थियरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कमोडिटी, दो कंट्री और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएगा, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो थियरी देख लीजिएगा, फैक्टर अबंडेंस पूछ सकते हैं या फैक्टर इंटेंसिटी पूछ सकते हैं। फैक्टर अबंडेंस मतलब किस कंट्री के पास क्या चीज ज्यादा है, ठीक है, क्या चीज ज्यादा है और साथ ही साथ क्या चीज चीप है, वो चीज बनाएंगे और बेचेंगे। ठीक है, और जिसके पास टोटल कैपिटल ज्यादा होता है ना, वो, जैसे फॉर एग्जांपल जिस कंट्री के पास जो चीज ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैंने यहाँ फॉर्मूला सिखाया था आपको, टोटल कैपिटल इज ग्रेटर देन टोटल लेबर। ठीक है, सो देखना है यहाँ पर क्या है, लेबर इंडिया के पास सॉरी कैपिटल 100 और लेबर 400 है, सो इंडिया विल बी लेबर इंटेंसिव कंट्री। जर्मनी के पास कैपिटल 500 है और लेबर 200 है, सो जर्मनी विल बी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। दिस इज व्हाट वी कॉल द अबंडेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पर आप डायग्राम को देखेंगे, मैं कोशिश करती हूँ इसको शॉर्ट वे में बताने के लिए। ठीक है, डायग्राम में आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने वाई एक्सेस पे कैपिटल दिखाया, एक्स एक्सिस पे लेबर दिखाया। ये दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। अगर आप इस कर्व को ध्यान दें तो ये कर्व ज्यादातर क्या कवर कर रहा है, लेबर। सो मतलब लेबर इंटेंसिव कंट्री कौन सी, इंडिया या जर्मनी? सो इंडिया। सो ये जो कर्व है ना, वो किसका है, इंडिया का है। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कर्व जो है ज्यादा क्या कवर कर रहा है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो, कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कौन सी है, जर्मनी। सो दिस इज जर्मनीज कर्व एंड दिस इज इंडियाज कर्व। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दिस इज वेरी इजी। इसके बाद आता है फैक्टर इंटेंसिटी। आपको पेपर में दोनों एक साथ तो नहीं पूछेंगे, इधर देखिए आस्क यू अबाउट द अबंडेंसी एंड इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का देखिए पूरा यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इंटेंसिटी इज नथिंग बट कितना मिक्सचर ऑफ लेबर एंड कैपिटल का मिक्सचर यू रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी और आइटम। सो ये मेंशन है। इसका डायग्राम थोड़ा डरावना दिख रहा है, ये देखिए मैंने खुद से बना के डायग्राम को स्कैन करके बुक में मेंशन किया है दोस्तों, और इसका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। ये एक जो है कंपैरिजन दिया गया है, एक बार लास्ट 5 इयर्स के किसी एक पेपर में इन लोगों ने ना डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा था दोस्तों, रिकॉर्डिंग थियरी एंड एचओ थियरी का, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें एनबीटीटी, जीबीटीटी, आईटीटी और फैक्टोरियल ट्रेड हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों।
ठीक है, सो स्टार्ट कर। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा एक बार, और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कुछ एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? सो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले ये सीखेंगे। So terms of trade is nothing but, you know, it is based on international specialization. टर्म्स ऑफ ट्रेड जो इंटरनेशनली जो अलग अलग कंट्रीज होती है उनके बीच में क्या स्पेशलाइजेशन होता है उस पे बेस करता है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है। सो इसके 3 टाइप्स है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में इजीली सिखा रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले एनबीटीटी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें ज्यादातर फोकस हमारा होता है प्राइजेस पे, कि आप जब गुड्स को कमोडिटीज को बिटवीन द कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो कितना प्राइस आपको मिल रहा है, मतलब आपका एक्सपोर्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन योर इंपोर्ट प्राइस। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है दोस्तों, फॉर्मूला एक्सपेंशन इस तरीके से मेंशन भी करना है दोस्तों आप लोगों को। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड ऑन कर रखे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड कब फेवरेबल होता है, कब अनफेवरेबल होता है। सो जब आपका एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा होगा, सो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने रखा है एक की नंबर कि 100 से ऊपर आए तो फेवरेबल, 100 के नीचे आया तो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस ज्यादातर ये लोग एग्जाम्स में पूछते हैं, मैंने ऐड कर रखा है। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड में सिर्फ प्राइजेस में फोकस किया जाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंडेक्स नंबर्स में होने वाली प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ हम यहाँ पे सिर्फ मर्केंटाइल आइटम्स को गिन रहे होते हैं, दैट इज गुड्स। नॉन मर्केंटाइल आइटम्स लाइक सर्विसेज को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। सो ये भी आपने मेंशन करना है। दूसरा टाइप जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जीबीटीटी, दैट इज नथिंग बट द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्वांटिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस होता है दोस्तों क्वांटिटी के ऊपर पे, इसलिए जिसका आपका इंपोर्टेड क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा हुआ तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएगा। अगर इंपोर्टेड क्वांटिटी कम रहा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। ज्यादा और कम को हम मेजर करेंगे नंबर 100 से। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने लिमिटेशंस ऐड ऑन कर रखी है कि हम सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इनकम, प्राइसेस, क्वालिटी और उससे होने वाले फायदे पे ध्यान नहीं दे रहे होते। सो ये इसके लिमिटेशंस है दोस्तों, आपको याद रखना है। एंड तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दोस्तों। सो आईटीटी हम इसे कहते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और इसका एक अलग सा फॉर्मूला है दोस्तों, TY, दैट इज नथिंग बट इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, PX डिवाइड बाय PM इनटू क्वांटिटी एक्सपोर्ट। सो इस तरीके से इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पर मैंने सभी के सभी ऐड कर रखी है दोस्तों, आप इसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सो ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर योर शॉर्ट नोट के लिए दोस्तों। सो यहाँ तक की बातें हमने की है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कंट्री आपस में जिस रेट पे ट्रेड करने के लिए रेडी होती है ना, उस में चेंजेस क्यों देखने को मिलती है। सो रेसिप्रोकल डिमांड, क्या एंडोमेंट किसके पास क्या ज्यादा है, टेक्नोलॉजी, टेस्ट, टैरिफ्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, नेचर ऑफ कमोडिटी, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस योर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके दोस्तों, सो यहाँ तक की हमने बातें की। अब देखते हैं मॉडल 1 में बचा क्या है। रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व को सीखना बाकी। रेसिप्रोकल डिमांड एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ऑफर कर्व में दिया जाता है दोस्तों। सो इसे भी देख लेते हैं, चलिए, just give me a minute। सो रेसिप्रोकल डिमांड देखिए, मैंने यहाँ पर जॉन स्ट्रटमिल ने जो है हमें रेसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा था कि रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब होता है कि आप म्यूचुअल डिमांड कितना करते हो किसी अनदर कंट्री का। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में एक दूसरे कंट्रीज की कमोडिटीज का कितना डिमांड होता है, दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल डिमांड। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, कंट्री ए इज डिमांड फॉर गुड्स फ्रॉम कंट्री बी एंड कंट्री बी इज डिमांड फॉर द गुड्स फ्रॉम कंट्री ए। एक कंट्री दूसरे कंट्री के गुड्स का कितना डिमांड कर रही होती है, यही होता है रेसिप्रोकल डिमांड। अगेन यहाँ पर भी कुछ अजम्पशंस है, टू कंट्रीज टू कमोडिटीज, सेम अजम्पशन है ना, ऑलमोस्ट आपको दोस्तों सेम ही मिलेंगे जो कि आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अजम्पशन लिखना है, मेंशन करना है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को, बट उसी का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको ऑफर कर्व में आता है। तो ये क्वेश्चन बड़े आंसर में पूछे या शॉर्ट नोट से पूछे, बट पूछते जरूर है। सो जॉन स्ट्रटमिल के इसी कॉन्सेप्ट को जो है आगे इलस्ट्रेट किया था अल्फ्रेड मार्शल एंड फ्रांसिस एडवर्थ ने मिलकर। ठीक है, इसमें उन लोगों ने अगेन थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, सेम अजम्पशंस उठाकर आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, और इसका जो एक छोटा सा डायग्राम है दोस्तों वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन आपको जो है मेरे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों हमने कवर किया है हमारा बेसिकली मॉडल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने सीखा था जो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस, बड़े आंसर्स के साथ साथ हमने छोटे आंसर्स भी सीखे थे दोस्तों। वो सब मैंने यहाँ पर क्विकली रिवाइज कराने के लिए, यानी कि आप अगर पढ़कर बैठे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक रिवाइज करना बिफोर द एग्जामिनेशन। और अब आपको नेक्स्ट रिविजन वीडियो लेक्चर में मैं सिखाने वाली हूँ मॉडल नंबर 2। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। डू योर बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबॉडी। अच्छे तरीके से पेपर लिखे, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करे, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करे। All the best for all my TYs.